नमस्कार साथियों, स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बिहार डीएलएड के लिए काफ़ी मस्त और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। चलिए, आज का प्रैक्टिस सेट हिंदी का 20 होगा। इसके पहले हम 19 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो चैनल के प्लेलिस्ट में होगा। बिहार डीएलएड के नाम से प्लेलिस्ट होगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी मस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराए हैं, पढ़ें वहीं जो एग्जाम में वो पूछा जाए। तो चलिए, आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली हम 7:30 बजे रात को हम एक हिंदी का प्रैक्टिस लेकर आते हैं और शाम के 5 बजे हम सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। तो चलिए, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कुएं का मेढक मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी कुएं का मेढक मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए। कुएं के अंदर रहने वाला मेढक कि मूर्ख कि ज्ञानी कि सीमित ज्ञान वाला। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। और अपना स्कोर बताइएगा, 25 में से आपका स्कोर कितना आ रहा है और आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग ये क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। कुएं का मेढक होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी सीमित ज्ञान वाला। कुएं का मेढक होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो सीमित ज्ञान वाला हो जाएगा। डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसे जाना ना जा सके उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है। तो ज्ञानशील कहा जाता है कि ज्ञानोदय कहा जाता है कि अज्ञ कहा जाता है कि जिज्ञासु कहा जाता है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए। अगर वीडियो आपका अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी भाई बहन डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं वह इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी अज्ञ हो जाएगा। जिसे जाना ना जा सके उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है, तो अज्ञ कहा जाता है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा डैश डैश हो गई। तो आपको बताना है इसमें खाली स्थान में कौन सा शब्द भर देंगे जो सेटेबल हो जाएगा। तो भक्त कि जंगली कि शांत कि पागल। तो जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा डैश डैश हो गई। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कैंसिल लगाइए, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी शांत हो गए। जैसे ही अध्यापक महोदय यानी शिक्षक कक्षा में प्रवेश किए तो कक्षा क्या हो गई, तो शांत हो गई, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यानी आपको इस चारों ऑप्शन में बताना है, चारों ऑप्शन में कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है। तो गगन चौबी कि गगन चुंबी कि गगन चुंबी कि गगन चुंबी। हर सही से लिखा जाए कि दीर्घ से, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कैंसिल गई, कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी हर सही की मात्रा से गगन चुंबी सही हो जाएगा। दीर्घाई की मात्रा से क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। बाकी सब क्या है, गलत है, लेकिन डी इज करेक्ट हो जाएगा, जो हर सही की मात्रा से सही है गगन चुंबी, यानी डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करना है। यानी अमृत का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो नीर हो जाएगा कि विष हो जाएगा कि रस हो जाएगा कि पीयूष हो जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाइए, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अमृत का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी पीयूष हो जाएगा। अमृत का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो पीयूष हो जाएगा, डी इज करेक्ट हो जाएगा। और नीर किसे बोला जाता है, तो पानी का प्रवाची शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो घायल होना, कि अक्कल को पत्थर से मारना, कि बुद्धि भ्रष्ट होना, हो जाना, कि अक्कल को पत्थर पर रखना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं सजावट शब्द में सही प्रत्यय क्या होगा? तो आपको बता दे पहले प्रत्यय कहाँ लगता है, तो लिख लीजिएगा नोटबुक में प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय कहाँ लगता है। तो शब्द के बाद में प्रत्यय कहाँ लगता है? तो शब्द के बाद में प्रत्यय लगता है। उपसर्ग लिख लीजिएगा, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। तो इसमें आपको बताना है सजावट में सही प्रत्यय क्या हो जाएगा। तो आवट हो जाएगा, कि वट हो जाएगा, कि वाट हो जाएगा, कि अट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगाइए। सजावट में कौन सा प्रत्यय आपको बताना है, सजावट में प्रत्यय क्या हो जाएगा। तो आपको पहले ही बता चुके हैं शब्द के बाद में प्रत्यय लगता है और शब्द के पहले उपसर्ग लगता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी आवट हो जाएगा। देखिए सजावट आप बोलिए, सजावट, आवट, आवट लास्ट में आ रहा है आवट, तो वही क्या है? प्रत्यय होता है। ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्रत्यक्ष शब्द में सही उपसर्ग का चयन। देखिए उपसर्ग आ गया, तो उपसर्ग आपको बता दिए पहले ही। उपसर्ग कहाँ लगता है? तो शब्द के पहले लगता है। और प्रत्यय कहाँ लगता है? तो शब्द के बाद में लगता है। तो अब बताइए इसमें प्रत्यक्ष में सही उपसर्ग का चयन कीजिए। तो प्र हो जाएगा, कि प्रति हो जाएगा, कि पर हो जाएगा, कि परि हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रति प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यक्ष में जैसे प्रति प्रत्यय लगा हुआ है, यानी प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? सॉरी उपसर्ग हो जाएगा। प्रत्यक्ष शब्द में सही उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? तो प्रति हो जाएगा, यानी वी इज करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो प्रति, वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। मुनींद्र का सही संधि विक्षेप क्या होगा? आपको बताना है मुनींद्र का सही संधि विक्षेप क्या हो जाएगा। तो मुनि जोड़ इंद्र, कि मुनि जोड़ इंद्र, कि मुनि जोड़ इंद्र, कि मुनिया जोड़ इंद्र हो जाएगा। तो चलिए मुनींद्र का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी मुनि जोड़ इंद्र, यानी छोटी ई और छोटी ई इसमें प्रयोग होगा। मुनि जोड़ इंद्र हो जाएगा, ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आलोक का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको बताना है आलोक का विलोम यानी उल्टा क्या हो जाएगा। आलोक का उल्टा क्या हो जाएगा? तो अनुलोम, की अवनति, की अंधकार, की प्राचीन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगाइए, आलोक का विलोम क्या हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी अंधकार हो जाएगा। आलोक का उल्टा क्या हो जाएगा? तो अंधकार हो जाएगा। आलोक का अर्थ क्या होता है? तो लिख लीजिएगा प्रकाश होता है, प्रकाश प्रकाश होता है, रोशनी होता है, रोशनी होता है। यह आलोक का अर्थ क्या होता है? तो प्रकाश होता है, रोशनी होता है। इसका आपको विलोम पूछा यानी उल्टा, तो सीधी सीधी बात है, प्रकाश का उल्टा क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा। रोशनी का उल्टा हो जाएगा तो अंधकार हो जाएगा। यही आलोक का विलोम पूछ दिया तो क्या हो जाएगा? तो अंधकार, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? तो आपको बताना है इसमें कौन संयुक्त व्यंजन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कैंसिल लगाइए, संयुक्त व्यंजन कौन है?
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए डी इज करेक्ट हो जाता है, यानी छ और त्र है जो संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन होता है? तो छ होता है, त्र होता है, ज्ञ होता है और क्या होता है? स्र होता है। ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आपको बताना था संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, तो छ और त्र हो जाएगा संयुक्त व्यंजन का उदाहरण। संयुक्त व्यंजन आप लिख लीजिएगा, यही होता है छ, त्र, ज्ञ और स्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है घर आंगन किस समास का उदाहरण है? तो आप बताइए घर आंगन किस समास का उदाहरण है? तो तत्पुरुष की द्वंद्व की द्विगु की बहुब्रीहि। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी द्वंद्व समास हो जाएगा। वी इज करेक्ट हो जाएगा। घर आंगन कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। जहां भी आपको लगेगा कि एक का अपोजिट हो, आयोजक चिन्ह के साथ हो, जैसे कि भाई और बहन, भाई और बहन, उसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। माता और पिता, इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है साड़ी का बहुवचन क्या होगा? तो आपको बताना है साड़ी का बहुवचन क्या हो जाएगा। तो साड़ियाँ हो जाएगा कि साड़िये हो जाएगा कि साड़ियों हो जाएगा कि साड़िया हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी साड़िया हो जाएगा। साड़ी का विलोम क्या हो जाएगा? तो साड़िया हो जाएगा। ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है मैं भी यह जानता हूँ इस वाक्य में भी कौन सा निपात है? मैं भी यह जानता हूँ, तो इस वाक्य में आपको बताना है भी कौन सा निपात है। तो सविकारात्मक निपात है कि नकारात्मक निपात है कि निषेधात्मक निपात है कि बलदायक निपात है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगाइए, भी कौन सा निपात हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, नहीं बलदायक निपात हो जाएगा। डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है अस्थाई भावों की संख्या कुल कितनी है? तो आपको बताना है अस्थाई भाव की कुल संख्या कितनी है। तो 12, 11 कि 10 कि 9। तो अस्थाई भाव की संख्या बताना है कितनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, नहीं 9 है। अस्थाई भाव की कुल संख्या कितनी है? तो 9 हो जाएगी। डी इज करेक्ट हो जाएगा। तो आपको बता दें अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? तो 9 है। लिख लीजिएगा रति, हर्ष, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा यानी घृणा, विस्मय और निर्वेद। ये क्या होता है? 9 भावों की संख्या है। अस्थाई भाव की कुल संख्या कितनी है? तो 9 है। आपको बता दिए हैं रति, हर्ष, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी अस्थाई भाव की कुल संख्या कितनी है? तो 9 हुई और आपको 9 बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है रौद्र रस की अस्थाई भाव क्या है? तो आपको बताना है रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा। तो विस्मय हो जाएगा कि भय हो जाएगा कि क्रोध हो जाएगा कि शोक हो जाएगा। तो चलिए रौद्र रस का अस्थाई भाव बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी क्रोध हो जाएगा। सी इज करेक्ट हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो क्रोध है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो क्रोध रहता है। सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है छंद के प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है छंद के प्रत्येक पंक्ति को क्या बोला जाता है। तो चौपाई बोला जाता है कि वाक बोला जाता है कि चरण बोला जाता है कि यति बोला जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी इज करेक्ट यानी चरण हो जाएगा। सी इज करेक्ट हो जाएगा। छंद के प्रत्येक पंक्ति को क्या बोला जाता है? तो चरण बोला जाता है। सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का है वर्ण मात्रा
गति यति आदि से नियंत्रित रचना को क्या कहते हैं? जो वर्ण मात्रा गति यति जो आदि से नियंत्रित रचना को हम क्या कहते हैं? तो दोहा बोलते हैं कि छंद बोलते हैं कि अलंकार बोलते हैं कि रस बोलते हैं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी छंद बोला जाता है। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, अभी के अभी शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली 7:30 बजे हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं और 5 बजे शाम को हम सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है बीती विभावरी जागरी अंबर योजक चिन्ह है, पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्ति में आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो उत्प्रेक्षा हो जाएगा कि उपमा हो जाएगा कि रूपक कि उप में उपमा हो जाएगा? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी रूपक अलंकार हो जाएगा। आपको पहले ही बता चुके हैं, आपको योजक चिन्ह रहेगा लेकिन सा से सी नहीं रहेगा, वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो रूपक अलंकार हो जाएगा। और जहाँ भी देखिएगा योजक चिन्ह के साथ साथ सा से सरिस आ जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो उपमा अलंकार हो जाएगा। बस आपको देखना है योजक चिन्ह रहेगा लेकिन सा से सरिस नहीं रहेगा, वहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। और योजक चिन्ह के साथ साथ सा सी सरिस रहेगा, वहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। चलिए आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। उपयुक्त पंक्ति में आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार होता है? 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती, इसमें आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगाइए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, यानी देखिए कहने का मतलब क्या हुआ है, एक ही शब्द है लेकिन अर्थ क्या है? अलग अलग है। जब भी आप देखिएगा शब्द दोहरा रहा है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होगा, उसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यमक अलंकार हो जाएगा, यानी डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है पीपर पात सरिस मन डाले, कौन सा अलंकार है? तो पीपर पात सरिस मन डाले, इसमें आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो उपमा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा कि रूपक हो जाएगा कि उल्लेख हो जाएगा? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर लगाइए, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी उपमा अलंकार हो जाएगा। ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है अति मलिन वृष भानु कुमारी, अधमुख रहित उरध नहीं चितवत ज्यों ज्यों गथ हारे थकित जुआरी, छूटे चिकुर बदन कुम्हलानो ज्यों नलिन हिमकर की मारी। विभक्त पंक्ति में आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा हो जाएगा कि रूपक हो जाएगा कि उत्प्रेक्षा हो जाएगा कि अनुप्रास हो जाएगा? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी उपमा अलंकार हो जाएगा। ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है मखमल के झूले पड़े हाथी, योजक चिन्ह सा टीला में कौन सा अलंकार है? तो आपको बताना है मखमल के झूले पड़े हाथी, योजक चिन्ह है सा टीला में कौन सा अलंकार है? तो उल्लेख हो जाएगा कि उत्प्रेक्षा हो जाएगा कि उपमा हो जाएगा कि रूपक हो जाएगा? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर
सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी उपमा अलंकार हो जाएगा। देखिए अभी बता दें सा से सी आ जाएगा, वहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा, यानी सी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कौन सा वाच्य है? तो आपको पहले बता चुके हैं वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो आपको बताना है रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी कर्मवाच्य हो जाएगा। रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा, तो कर्मवाच्य हो जाएगा, यानी वी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का कह रहा है, यानी आज का ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा और अपना स्कोर बताइएगा कि 25 में से आपका स्कोर कितना आया है। तो स्वर्ण संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको बताना है स्वर्ण संधि के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं कि 4 होते हैं कि 5 होते हैं कि 6 होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी 5 होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 5 होते हैं, सी ई जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली ऐसे ही 7:30 बजे रात को एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं हिंदी का, और शाम को 5 बजे लेकर आते हैं सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।